तो तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सिंध हुकूमत एक ठंडी सांस ले रही है, इत्मीनान की सांस ले रही है और सिंध के अवाम, ख़ास तौर पे कराची के अवाम थोड़े अफसरदा हैं, क्योंकि ख़बर आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध और खुसूसन कराची में पानी के बहरान और सीवरेज के तबाह हाल निज़ाम का जायज़ा लेने वाला जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी पर मुश्तमिल सिंध वाटर कमीशन अब मज़ीद काम नहीं करेगा। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने इस हवाले से माज़रत कर ली है, जिसका इजहार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त में किया है। अमीर हानी मुस्लिम साहब 1 साल से एक जी जान लगा के कोशिश कर रहे थे कि कराची में, सिंध में पानी के निज़ाम में बेहतरी आए, चाहे वो निकासी का निज़ाम हो, फराहमी का निज़ाम हो और सफाई के निज़ाम हो, और इसमें उनकी बेपनाह खिदमत रही है, बेपनाह उन्होंने काम किया है और उससे बहुत फ़ायदा हुआ है और हर लिहाज से फ़ायदा नज़र आया है। लेकिन एक माफिया ऐसी जिसको कि टैंकर माफिया कहा जा सकता है, वो बहरहाल आज भी बरकरार है और वो अब भी कराची वालों की जान को आई हुई है। इसके साथ ही एक और मसला ये है कि पानी के निज़ाम में, फराहमी के निज़ाम में और अवेलेबिलिटी की वजह से कराची वालों के नलकों में पानी अभी नहीं आ रहा है। इसके अलावा कराची में फैक्ट्रीज़ में ट्रीटमेंट प्लांट का क़याम इस कमीशन की वजह से हुआ। समंदर में जहरीला फजला बहाने वाली फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ मुकदमात का इदराज हुआ। ये इन्वायरमेंट के लिहाज से तबाहकुन चीज़ें थी जो कराची में होती थी। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पीने के साफ़ पानी की फराहमी का इंतज़ाम हुआ। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पर कराची में भरपूर काम किया है जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के इंडस वाटर कमीशन ने। और फिर कराची में ट्रीटमेंट प्लांट नाम की, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसकी बड़ी भरपूर इत्तला इब्तिदा करवाई इस इंडस वाटर कमीशन ने, सिंध वाटर कमीशन ने। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने इस साल जनवरी में जस्टिस रिटायर अमीर हानी मुस्लिम को 6 माह के लिए सिंध वाटर कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था, जिसे बाद में 6 माह की तौसीह दी थी और जो अगले महीने की 15 तारीख को पूरी हो रही है, जिसके बाद अमीर हानी मुस्लिम वाटर कमीशन की सरबराही से सबकदोश हो जाएंगे। ये वाटर कमीशन जो है वो तहलील हो जाएगा। इस वाटर कमीशन की जो खिदमात सिंध के हवाले से रही हैं, इसका भरपूर इजहार आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने कराची में सुप्रीम कोर्ट की नई रजिस्ट्री की संग बुनियाद रखते हुए भरपूर अंदाज में उसका जिक्र किया। मुझे फ़ख्र है और इस बात को कहने में कोई तामुल नहीं है कि जो हमने कराची में पाने के लिए कोशिश आज से 8-9 माह पहले स्टार्ट की थी, वो अपने समरात जो है वो हमें उसने देने शुरू कर दी। बहुत सारे प्लांट्स जो हमने सिंध के इंटीरियर्स में लगाए हैं, मंशर लेक को फिलअप करने के लिए डैम की तामीर, कराची में वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ द वाटर, जो प्लांट्स एक की हमने ऑलरेडी इनाग्रेशन कर दी है, दूसरी की चंद दिन में होगी। तो ये बहुत अहम है कि कराची और पूरे सिंध में इस बहरान पे काबू पाया जा सके। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने 1 साल के अरसे में बेपनाह काम किया, जी जान लगा दिया। पानी का सीवरेज निज़ाम, ट्रीटमेंट प्लांट्स, इन सब का जायज़ा लेने वो हर मकाम पे ख़ुद पहुँचे। कुछ नहीं तो कम से कम 100 के करीब उन्होंने दौरे किए। 84 समात की उन्होंने सिंध वाटर कमीशन की और इस हेयरिंग्स हुई, इसमें 24 बार कराची के मुख्तलिफ तनसीबात में वो ख़ुद गए और इस लिहाज से बेपनाह उन्होंने काम किया है। हमेशा उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा और अब ये
सिंध वाटर कमीशन जब ख़त्म हो रहा है, सिंध हुकूमत जिसको कि रोज़ाना जवाबदेही करनी पड़ती थी, जिसको अहकामात पे अमल करना पड़ता था, जिसको अवामी खिदमात के वो काम जो 11 साल उसने नहीं किए थे वो करने पड़ते थे, ज़ाहिर है कि आज वो इत्मीनान का सांस ले रही है। मगर सिंध के अवाम, ख़ास तौर पर कराची के अवाम इस खबर पर मुस्तरब हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इस वाटर कमीशन के लिए बहुत ही अनथक मेहनत से काम किया, सिंध के मशहूर एडवोकेट जनाब शहाब उस्तो हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब उस्तो साहब, फरमाइएगा, लिस्ट तो हम बड़ी लंबी गिनवा सकते हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर वो बताइए कि जो कि वाटरशेड मूवमेंट हैं, इस वाटर कमीशन ने जो चीज़ें डिलीवर की हैं सिंध और कराची के, और ख़ास तौर पर कराची के लोगों के लिए। थैंक यू खान साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमेशा हमारे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जिस्टेंशियल इशू को आपने हमेशा उजागर किया, और हर वक्त आपने इसको जो है अवाम में उसकी अवेयरनेस के लिए अपना एक बहुत कलीदी रोल प्ले किया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वाटर कमीशन जब बनी थी तो आपको पता है कि पूरे सिंध में, मैं ये दावे से कहता हूँ, बल्कि ये रिपोर्ट में मौजूद है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कभी इसको डिनाई नहीं किया, पूरे सिंध में कोई भी वाटर फिल्टर प्लांट काम नहीं कर रहा था, और पूरे सिंध में कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा था बशमूल कराची के। और ये 25-30 सालों से सिलसिला चल रहा था, और एक जहरीला पानी लोगों को दिया जा रहा था, और 50 करोड़ गैलन डेली अनट्रीटेड सीवरेज समंदर में गिराया जा रहा था, जिससे मरीन लाइफ तबाह हो रही थी। और उससे भी ख़तरनाक बात ये थी कि किसी को उसका फ़िक्र नहीं था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी, और ये सब कुछ होता रहा। जाहिर है कि सिर्फ ये लाइन ही काफ़ी है कि पूरे सिंध में कोई वाटर फिल्टर प्लांट पूरे सूबे में नहीं है, और पूरे सूबे में एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। यही बात काफ़ी है, और ये 11 साल तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए। बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, जो प्लांट्स मौजूद थे वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। कराची के तीनों प्लांट्स आपको पता है कि बंद पड़े थे, जिसमें से एक चलना शुरू हो गया है, दूसरा अभी अगले हफ्ते इस मंथ के एंड में वो भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 5 मज़ीद ट्रीटमेंट प्लांट्स कराची में फरवरी में, वो भी उनका भी काम शुरू हो जाएगा। एक लियारी में, दूसरा लांडी में, FB एरिया में, साइट में और सुपर हाईवे पे। इसके अलावा एक 100 MGD का KPT और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर प्लॉट दिया है जो माई कोलाची पे 129 एकड़ पे, वो भी एक हिस्टोरिक, मैं समझता हूँ कि एक फ़ैसला था जो हानी साहब ने कंसेंट से, उस पर बहुत लिटिगेशन चल रही थी कई सालों से, एक बिलियंस ऑफ रुपीज़ का वो प्लॉट था जो माई कोलाची पे आपको पता है कि काफ़ी अरसे से उसकी लिटिगेशन थी, वो भी दोनों ने, KPT ने और उनके मिलके वो प्लॉट भी दिया है। पूरे सिंध में 2300 के करीब रूरल वाटर सप्लाई और सीवेज स्कीम्स थी, सारी की सारी बंद पड़ी थी। तकरीबन 500 के करीब हमने चलवाई हैं, और बाय द एंड ऑफ कमिंग ईयर इंशाल्लाह वो 1000 से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगी। मैं आपको बेतहाशा इसमें डेटा दे सकता हूँ जो रेडिकल किस्म की चेंजेस लाई गई हैं इस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे सिस्टम में। और हानी साहब ने, आपको सुन के हैरत होगी कि मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इस मुख्तसर से अरसे में उन्होंने तकरीबन सिंध का पूरे, मतलब कराची में तो वो तकरीबन डेली निकलते थे, पूरे सिंध का उन्होंने कम से कम 3-4 दफ़ा हर जगह पे वो गए। उनको टिप्स पे एक चीज़ याद है। मैं इसलिए आज थोड़ा सा अफसरदा हूँ क्योंकि हानी साहब ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को उठाया हुआ था, और जिस तेज़ी से वो चीज़ों को एक डायरेक्शन दे रहे थे, और बिलियंस ऑफ रुपीज़ फंड्स जो है रिलीज़ हुए हैं, अब बिलियंस ऑफ रुपीज़, और बेतहाशा नई स्कीम्स जो है अब वो चलना शुरू हो गई हैं। अब इस क्रिटिकल जंक्चर पे अगर खुदा न खास्ता ये वाटर कमीशन को बंद कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। चले, वो तो अब हो रहा है। हानी साहब ने माजरत कर ली है, चीफ जस्टिस साहब, जाहिर है कि उनकी भी टर्म 17 जनवरी को ख़त्म हो रही है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो वाटर माफिया है, वाटर टैंकर माफिया सिंध की और कराची की, जाहिर है जो सबसे अहम वाटर टैंकर माफिया है, ये जो है ये डिमोलिश नहीं हुई, ये वीक ज़रूर हुई होगी, मगर ये चलती रही। और फिर कराची में लोगों को नलकों में पानी तो नहीं मिला, अभी भी अक्सर इलाकों में नहीं मिल रहा है, शायद उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन इन 2 फ्रंट्स पे कोई बहुत ही मार्वलस चेंजेस हमें वैसी नज़र नहीं आई जो हंड्रेड्स ऑफ दूसरे फ्रंट से हमें देखने में मिली है। हमें देखिए खान साहब, मैं आपको इसमें थोड़ी सी तस्दीक करूं कि आपको पता होगा कि इससे पहले कभी वाटर टैंकर्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स ही नहीं थे।
कमीशन ने पहली दफ़ा रूल्स बनवाए। अब जो भी हाइड्रेंट से वाटर सप्लाई होता है वो रेगुलेट होता। फिर दूसरा काम ये हुआ है कि जितने भी ऑफिशियल वाटर टैंकर्स हैं उनका एक मखसूस कलर है, उनके पीछे उनका नंबर लिखा हुआ है। आप वाटर टैंकर की जो बुकिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन, और उसके अलावा तकरीबन हमने कोई जितने भी जो मेन इनके हाइड्रेंट्स थे जो बल्क सप्लाई करते हैं हर जगह मीटर लगवा दिए हैं, ताकि पता चले कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पानी कितना निकल रहा है बल्क से। और जो इनके 156 जो पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे भी मीटर लगने जा रहे हैं, उनके लिए प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है, वो शायद 2-3 महीने में वो भी लग जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी कराची में कहाँ से जहाँ से भी पानी आ रहा है आपको पता चलेगा कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पानी कितना गया। तो बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस हैं। ये आप मत समझें कि हमने वाटर टैंकर के लिए माफिया के ख़िलाफ़ हमने तो फंडामेंटल चेंजेस किए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर उसको अच्छी तरीके से रेगुलेट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया तो ये टैंकर माफिया से आप बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन कराची वाले, सिंध के तमाम लोग कराची समेत बहुत मिस करेंगे जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम को, उनके वाटर कमीशन को। हुकूमत सिंध बहरहाल इत्मीनान का सांस ले रही है और शायद लेती रहेगी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। एक बार फिर फाइनेंशियल एमनेस्टी की आवाज़ आई है इस हुकूमत में, पहली बार इसका कुछ खबरें सुनने में आई हैं। FBR से भी बात सामने आई है, मुतालबात भी कुछ सामने आ रहे हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस, ख़ास तौर पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के क्राइसिस हैं, उसके तनाजुर में एक बार फिर एक नई एमनेस्टी स्कीम की आवाज़ें सुनने में आई हैं। खबरें आई हैं और जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि FBR में इस सिलसिले में बातचीत भी शुरू हुई है, कोई हल्का फुल्का गौर कौस की भी बात भी हुई है। ये बात कही जा रही है कि नए स्कीम के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को असासे वापस लाने और मुल्क के अंदर खुफिया धन जाहिर करने के ख्वाहिशमंद अफराद को एक और मौका फराहम किया जाए, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है। इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी और मुल्क के अंदर पाकिस्तानी भी हर लिहाज से एक अपने गिर्द मुश्किल सूरत हाल देख रहे हैं। वो ज़्यादा राग़िब हो सकते हैं किसी भी एमनेस्टी स्कीम में, और हुकूमत को इसका फ़ायदा भी हो सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, PTI की हुकूमत की जो मजबूती है वो इसके लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई एमनेस्टी स्कीम को ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए माहिरीन से मशावरत की जाएगी। एक भरपूर इसका सेशन होगा, जबकि बैरून मुल्क रकूम और असासे वापस लाने का अमल और टैक्स की शरह आसान बनाने की भी तजावीज़ हैं। दूसरी जानिब बाकायदा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत से अपील की है कि लाखों की तादाद में कारोबार करने वाले छोटे ताजरों को मामूली बेज़ाब्तिगियाँ दूर करने और माली मामलात और क़वानीन को दायरे में लाने के लिए वन टाइम एमनेस्टी का ऐलान किया जाए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि सिर्फ पंजाब में पंजाब में 2,90,000 छोटे सनती यूनिट्स हैं, लेकिन टैक्स हुकाम के खौफ से सिर्फ 65,000 ने सोशल वेलफेयर में रजिस्ट्रेशन करा रखी है। अगर हुकूमत एमनेस्टी का ऐलान करे तो उसे बहुत बड़ी तादाद में टैक्सेस मिल सकते हैं। पिछली हुकूमत के दौर में भी पाकिस्तानियों को अंदरूनी मुल्क और गैर मुल्की असासे जाहिर करने वाली एमनेस्टी में 59,000 मुकामी, जबकि 6,000 बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने लगभग 2,000 अरब रुपए के असासे जाहिर किए थे, जिससे मुल्की ख़जाने को तकरीबन 125 अरब रुपए का टैक्स भी मिला था। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है नामवर टैक्स एक्सपर्ट जनाब शब्बर जैदी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। एक बार फिर ये हमने चमगोइयाँ सुनी हैं, कुछ सरगोशियाँ आ रही हैं एक और एमनेस्टी स्कीम की, फाइनल एमनेस्टी स्कीम की। क्या वाकई इसकी कोई बुनियाद है? देखिए कामरान साहब, हमेशा जब एमनेस्टी स्कीम हम लाते हैं तो हमेशा हम ये कहते हैं कि ये फाइनल एमनेस्टी स्कीम है, और एक बहुत बेहतरीन एमनेस्टी स्कीम 2018 में की गई, मगर जो रेस्पॉन्स था लोगों का वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कम रहा, और उस कम रहने की वजूहात उस पर हम बहस कर सकते हैं। जी जी जी। जो बातें आपने की हैं कि एक स्पेस बनती है एमनेस्टी स्कीम की, उससे उसको अगर आप मुझसे कहें कि मैं एज ए कॉन्सेप्चुअली, तो मैं कहूँगा कि एमनेस्टी स्कीम नहीं होनी चाहिए, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं फिर उसको देखते हुए उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा सकता है। मगर इस दफ़ा मैं दो बातें ज़रूर कहूँगा कि मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये कैरेट एंड स्टिक की माहौल की वजह से होती है।
और मैंने आपके प्रोग्राम में उस वक्त भी ये बात कही थी कि पहले हमारे पास डेटा हो कि वो लोग जो नहीं आज सिस्टम में हैं उनके पास क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो कि हाँ ये सिस्टम में नहीं हैं, और फिर उसके बाद हम उससे कोई बात करें। होता ये है कि लोग उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके लेके चलते हैं। तो मैं किसी भी ऐसी स्कीम को सपोर्ट नहीं करूंगा जो विदाउट बगैर तैयारी के या किसी बगैर डेटा के हो। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि माहौल इस वक्त उससे कहीं बेहतर है जो पहले है। इस वक्त वो पॉलिटिकल टर्मोइल का दौर था, जाती हुई हुकूमत का दौर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात एक तवील अरसे तक जो है वो उसमें लिम्बो था। अब मुस्तहकम हुकूमत है, लोगों को एक टाइटनिंग महसूस हो रही है, उनके गिर्द घेरा तंग होने के आसार मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर ज़्यादा हैं। पीटीआई की हुकूमत की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो कहा जा रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा बेहतर माहौल है किसी भी इस किस्म के स्कीम को कामयाब होने के लिए। आपने जो माहौल के रेफरेंस से किए, वो जो माहौल के रेफरेंस से आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है। जाती हुई गवर्नमेंट की एमनेस्टी से बहुत बेहतर है कि आती हुई गवर्नमेंट और जो एक जिसके नए मिशन से शुरू हो रही है वो बेहतर है। और वो जो टाइमिंग थी वो बहुत अजीब थी, बट वो भी ज़रूरी था। मगर मेरा फिर दोबारा मैं फिर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर हम सिर्फ फॉरेन एसेट की बात कर लें तो फॉरेन एसेट पर जब तक हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं हो, जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, हमने जो एतमाद लोगों पे दिखाया था उस टाइम पर, उस एतमाद पे लोग पूरे नहीं उतरे, ये हकीकत है। और शायद उसकी वजह ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि हमारे जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के उन तक पहुंचने के हाथ हैं वो कामयाब नहीं हैं। लेकिन तो शब्बर साहब, अब तो बड़ा दावा है ना कि अब पाकिस्तानियों के जो एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, जो एसेट्स हैं, उसकी बहुत बड़ी मालूमात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल गई है। हमारे जो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई है, तो वो तो साहब मैं फिर भी ये मैं कहूँगा कि वो मैं अभी उसमें से ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो अभी सिर्फ शायद 10% है उसका, जो कि है एक्चुअली 100%। तो आज इस 10% के बुनियाद पर कोई फैसला करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और अगर ज़रा सी भी गवर्नमेंट काम करे और ज़रा बेहतर करे तो वो इन्फॉर्मेशन जो आज 10% है वो 100% पे आ जाएगी। देखिए, पहले मेरे पास उसको सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो गवर्नमेंट के पास वो मालूमात हैं। मेरे हिसाब से वो मालूमात आज सिर्फ 10 से 15% हैं। अभी 85% मालूमात और आनी हैं और गवर्नमेंट उस पर कोशिश करे। जब वो मालूमात एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाएं फिर हम बैठें और डिसाइड करें कि अब हमें इसको कैसे हल करना है। तो फिर गवर्नमेंट के पास मालूमात हो, दोनों साइड इक्वल स्ट्रेंथ पे बात करेंगी तो फिर बात होगी। अगर इक्वल स्ट्रेंथ के बगैर बात करेंगी तो बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद भारत में से बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई है। वहाँ पे 5 रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं। पहली बार लगा है कि बीजेपी को सही झटका लगा है। मोदी का सूरज कहीं डूबता नज़र आ रहा है, आसार पैदा हो गए हैं। कांग्रेस ने सरप्राइज़ दिया है और भारत के अवाम का जो मूड बदल रहा है उसके वाज़ेह आसार नज़र आए हैं। बात करते हैं छोटे से वक्फे की बात। वेलकम बैक। अब से थोड़े अरसे पहले तक भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था भारत में, लेकिन आज इस तासुर के लिए एक बहुत बुरा दिन था मोदी सियासत के लिए। और बीजेपी की जो सियासत रही है भारत में उसके लिए एक चौंका देने वाला एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया। वो मौका है, भारत में मुद्दती कुछ रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिज़ोरम शामिल है। इन रियासतों में इंतखाबी शिकस्त बीजेपी को कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों की जानिब से एक बड़ा झटका आज मिला है, जिसके बाद कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने कहा है कि आइंदा कौमी इलेक्शन में कांग्रेस एक नई ताकत से मैदान में उतरेगी। ये बात राजीव गांधी इससे पहले भी माफ़ कीजिएगा राहुल गांधी इससे पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आज उनके लहजे में जो इत्मीनान था, आज जो उनके लहजे में कॉन्फिडेंस था, वो इससे पहले देखने में नहीं आया। उसकी बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस अपने इत्तेहादियों के साथ आज उसकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आई है और बीजेपी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। I think with a resurgent Congress party in these states and in other states where the BJP is ruling and a combined opposition, it's going to become very difficult for the Prime Minister and for the BJP to win the election. I mean, that is pretty clear. And this is a clear message
to the Prime Minister and to the BJP that the country is not happy with what they're doing. The country is not happy with demonetization. The country is not happy with GST. The country is not happy with the lack of jobs. आज जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी का सफाया किया है, राजस्थान में इत्तेहादियों के साथ अपने एलाइज के साथ मिलकर उसने मेजॉरिटी हासिल की है। इसी तरह जनूबी रियासत तेलंगाना में इलाकाई पार्टी TTRS, जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कामयाबी समेटी है, ये भी एंटी बीजेपी फोर्सेस है। भारत के गुज़िश्ता नेशनल इलेक्शन में बीजेपी ने बेशतर नशिस्तें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से ही जीती थी, जहाँ पे आज उसको एक सेटबैक मिला है। नरेंद्र मोदी ने रियासती इलेक्शन के नतीजे आने के बाद एक बयान में कहा है कि हम अवामी मैंडेट को आजिज़ी के साथ कबूल करते हैं। इस हवाले के बाद आज की इस डेवलपमेंट के बाद ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इंतखाबी नताइज कांग्रेस की कामयाबी हैं या भारत के अवाम बीजेपी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। जानने के लिए हम इंडिया जाएंगे, वहाँ पे दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी शुभजीत रॉय, जो कि सीनियर एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत जी। आप बताइएगा कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं ये रिज़ल्ट्स जो हम इंडियन मीडिया अब तक फॉलो कर रहे हैं। हर जगह से सरप्राइज़ की बात आ रही है, कहीं सेटबैक की बात आ रही है, कहीं एक नई मूवमेंट की बात आ रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी कामरान खान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ से जोड़ने के लिए। देखिए 5 में से जो 3 स्टेट्स हैं वो हिंदी हार्टलैंड के काउ बेल्ट के स्टेट्स माने जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें से राजस्थान में कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मेजॉरिटी आराम से आसानी से जीत पाएगी, पर वहां पर बीजेपी ने एक मुकाबला दिया है, फाइट बैक दिया है। पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जो 2 स्टेट्स हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है और उन्होंने बीजेपी को उनके इनकम्बेंट रूलिंग चीफ मिनिस्टर्स को हराया है। तो ये छत्तीसगढ़ में तो काफी डिसाइसिव मैंडेट है। कांग्रेस में भी वो अभी तक आगे है और बीएसपी और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर के वो सिंपल मेजॉरिटी कर पाएगी। लेकिन एक बात तो सही है ना शुभजीत जी कि ये वो रिजल्ट नहीं है जो बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी। ये वो रिजल्ट नहीं है जिस पर के मोदी जी उठे और कहें कि देखिए हमारे साथ अभी तक भरपूर हमें मैंडेट लोगों का हासिल है। ये उनके लिए एक मोमेंट तो है सोचने का कि क्या हो रहा है, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसे रिजल्ट्स आए हैं? एब्सोल्युटली मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ खास करके काफी बड़ा झटका है मोदी गवर्नमेंट के लिए। देखिए इकोनॉमिक इश्यूज काफी इफेक्ट किया है स्टेट लेवल पे। डीमोनेटाइजेशन आपको पता है 2016 में जो लागू किया था मोदी सरकार ने, और उसके बाद जीएसटी, इन दोनों का जो एक झटका है स्पेशली डीमोनेटाइजेशन का, वो गरीबों को काफी मुश्किल में डाला था। उसके वजह से काफी अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी फिगर्स में भी फर्क पड़े हैं जो कि काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है। इस वजह से लोगों में गुस्सा दिख रहा है। पर आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस में पैटर्न जी ये तो सही है, लेकिन ये कि ये जो एक डेवलपमेंट हुई है, ये जो नई चीज़ सामने आई है जिसको आप कह रहे हैं कि गुस्सा दिखता है, तो ये गुस्सा 2019 के इलेक्शन की तरफ मज़ीद फैल सकता है, दूसरी जगहों पे फैल सकता है, या ये कि जो है ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? चांसेस क्या हैं ज़्यादा कि जो जिस वजह से इन यहाँ के लोगों ने गुस्से का इजहार किया, वो इश्यूज़ तो पूरे इंडिया के हैं, तो क्या वो उसकी रिफ्लेक्शन 2019 के इलेक्शन में आ सकती है? जी हो सकता है। अगर हिंदी हार्टलैंड में जहाँ किसान काफी बड़ी तादाद में हैं, वो अगर यहाँ पे गुस्सा हैं तो आशा किया जा सकता है कि बाकी सूबों में भी, बाकी स्टेट्स में भी ये इसका रिफ्लेक्शन देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस काफी एम्बोल्डेंड है। आज आपने अभी सुनाया राहुल गांधी का भाषण, और राहुल गांधी ने आज कहा भी है कि मैंने एक चीज सीखी है नरेंद्र मोदी से कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो मैंने सीखी है। तो उनका इशारा डीमोनेटाइजेशन की तरफ की ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो
दुनिया कामरान खान के साथ। मज़ीद और तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिससे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। आज इस सिलसिले में बहुत अहम दिन था। आज नैब ने ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक को गिरफ़्तार कर लिया है। ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत अहम शख्सियात हैं। इस गिरफ़्तारी से थोड़ी देर पहले FIA ने हमजा शहबाज को लंदन जाने से रोक दिया और बाद में नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने हमजा शहबाज और उनके भाई सुलेमान शहबाज का नाम ECL में डाल दिया। ये बहुत अहम आज की डेवलपमेंट थी जो 1-2 घंटे के दरमियान में हुई। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज पहले ही मफरूर और इश्तहारी मुल्ज़मान हैं, जबकि शहबाज शरीफ के दोनों बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर असासाजात केस और रमज़ान शुगर मिल्स में नैब की तहकीकात अलहदा चल रही है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक को पैरागन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तारी से बचने के लिए 5वीं बार जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने ख्वाजा बरदरान की जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी कर दी थी, लेकिन वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत ने जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये एक बड़ी ड्रामाई डेवलपमेंट थी, जिसके बाद नैब हुक्काम ने दोनों भाइयों को इस अहाताए अदालत से हिरासत में ले लिया। ये बड़े ड्रामाई मनाजिर थे। चलो भाई रास्ता दे दो। सिर्फ साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की गिरफ्तारी ही बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेवलपमेंट नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ को ऑफलोड कर देना ही बहुत बड़ी अहमियत नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंगली ये देखा जा रहा है कि कल एक माह बाद सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा मुअत्तली से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील की समाअत होगी। नैब की अपील मंजूर होने पर जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक बार फिर गिरफ्तार हो सकते हैं, जिनकी सजाएं 19 सितंबर से मुअत्तल हैं। कल बड़े इंटरेस्ट से सुप्रीम कोर्ट की समाअत को देखा जाएगा। इसके अलावा एहतसाब अदालत को नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ अल अजीज़ रेफरेंस का फैसला सुनाने की आखिरी मोहलत में भी अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए। तमाम कराइन बताते हैं कि इस केस का फैसला 24 दिसंबर को हो जाएगा। इस पूरे माहौल के बैकग्राउंड की बिप्ता आज नवाज शरीफ ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में सुनाई। आपका हंसा मुस्कुराना भी कम हो गया, बातचीत बहुत कम करते हैं। सुना कैसा हम तो खुल कर रो भी नहीं सकते। सुना कैसा हम तो खुल कर रो भी नहीं सकते। मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, आप मुख्तसर सा जवाब दिया मैंने, लेकिन वो दिल से जवाब आ गया। हंसना कैसा हम तो खुल के रो भी नहीं सकते, जनाब नवाज शरीफ ने कहा। गोया कि वो कहना चाह रहे थे कि मजबूर है उफल्ला, हम कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है। परसों तक जनाब शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल में जुडिशल रिमांड पर हैं। शहबाज शरीफ 6 अक्टूबर से गिरफ्तार हैं और नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब को 5 जनवरी तक रेफरेंस दायर करना होगा। आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर जनाब शहबाज शरीफ ने केस में अपना भरपूर दिफा किया। सर 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, नैब आप लोगों को चीज़ साबित नहीं कर सकती, इस चीज़ को चैलेंज करेंगे? चैलेंज नहीं, मैंने कहा था अल्लाह ताला के हुक्म से कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम की खरीद की है। मैंने सूबे के बतौर खादुम के अपना खून पसीना दिया। मैंने ये कहा था कि क़यामत तक ये अगर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, आधे धीरे की करप्शन नहीं मिलेगी बल्कि खिदमत का मिलेगा। मामला सिर्फ ख्वाजा बरदरान, शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम लीग नून के दूसरे रहनुमाओं का नहीं है, और भी कई रहनुमा मुस्लिम लीग नून के शदीद मुश्किल में हैं। इसहाक डार स्टेटलेस शख्सियत की हैसियत से लंदन में रहते हैं। हनीफ अब्बासी को एफिड्रिन केस में उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। दानियाल अजीज़ सियासत से 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। शाहिद काकल अब्बासी, तल्लाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ तारिक फजल चौधरी, सनाउल्लाह ज़हरी, राना मशहूद के खिलाफ नैब की तहकीकात चल रही हैं और आज खबर आई कि मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ भी
भी नैब की तहकीकात शुरू हो गई है। मुश्किल घड़ियाँ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। इस अहम डेवलपमेंट पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, ऑब्जेक्टिव राइटर जनाब फ़हद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद साहब। इब्तदा आप कीजिए, ये आज की डेवलपमेंट्स, ये सारे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड नज़र आती हैं या हर इदारा अपने अपने आज़ाद है, अपना अपना काम कर रहा है? इत्तफाक की बात है कि एक वक्त पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। कमरान साहब, पाकिस्तानी सियासत में महज इत्तफाक कम ही होता है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये नया भी नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में इसी तरीके से मुख्तलिफ जमातों के ऊपर इस तरह का दबाव आया है। अब उसको आप टारगेटेड जस्टिस कहें या टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी कहें, जो कुछ हो रहा है वो उस रिवायत, उस ट्रेडिशन की एक कंटिन्यूटी है। बड़ा सवाल इसमें मेरे ख्याल है आपने जो रेज़ किया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह के चैलेंज में PMLN के ऊपर इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। देखिए, नैब इस वक्त मुतहर्रिक है और जो जितने भी केसेस हो रहे हैं PMLN के ऊपर वो नैब के हैं, और अभी तक प्रोसिक्यूशन और उसके बाद कन्विक्शन जो है वो उसका प्रोसेस जारी है। नवाज शरीफ साहब के केस में तो हुआ, लेकिन दीगर केसेस में हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई ठोस चीज़ नहीं आई। तो एक तरफ तो इसका कानूनी एंगल है कि क्या वाकई में नैब के जो एविडेंस है, जो शवाहिद हैं, वो अल्टीमेटली इस तरह की प्रोसिक्यूशन कर पाते हैं कि कन्विक्शन हो। लेकिन दूसरी तरफ उसका सियासी पहलू है कि नून लीग बहैसियत जमात जो है वो इस चैलेंज से, इस दबाव से कैसे निकलेगी। और मुझे ये लग रहा है कामरान साहब कि ये पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट आ रही है कि एक जमात को जो तीन दिहाइयों से पाकिस्तान में सियासत कर रही है, उसको अब उस अल्टीमेट चैलेंज का सामना है कि अगर एक फैमिली, एक ख़ानदान, एक डायनेस्टी लीडरशिप पोजीशन से हटती है तो क्या वो जमात वाकई में जमात रह पाएगी या पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह हमेशा हुआ है कि तितर बितर हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे सामने और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे इकबाल साहब, आप बताइएगा, माशाल्लाह आप उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो अभी इन सऊबतों से नहीं गुजरे या इन मुश्किलात में सामने नहीं आए जो आपके दूसरे साथियों पर गुजरी है, लेकिन क्या सरवाइव कर पाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब तक के जो कराइन हैं, जो आसार दिखाई दे रहे हैं, वो बड़ी म्यूटेड पार्टी हो गई है। ये खामोश सी एक जमात में का इसने रुख इख्तियार किया है, जो इसकी पहचान है कि ये मज़ाहमती सियासत में काम नहीं कर पाती, ये बैठ जाती है। उसके आसार नुमाया हो रहे हैं और यही लगता है कि अब नया जो चीज़ें आ रही हैं ये मज़ीद इसको पशमुर्दा कर देगी। शुक्रिया कामरान साहब। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहली दफ़ा इन हालात से नहीं गुजर रही। आपको मालूम होगा कि 1999 के मार्शल लॉ के बाद जनरल मुशर्रफ ने जब शरीफ ख़ानदान को मुल्क बदर कर दिया था तो मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली की लीडरशिप से यकसर महरूम हो गई थी। लेकिन आपने देखा कि उस दौर में 2002 के बला के धांधली शुदा इलेक्शन के बावजूद हम सरवाइव किए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को एक मेजर अपोजिशन पार्टी के रोल में मनवाया और फिर 2008 के अंदर हमारा जो किरदार है वो जजेस की बहाली की तहरीक की सूरत में भी सामने आया। तो इसलिए ये नई सूरत नहीं है, हम इंशाअल्लाह ताला इन हालात से सरवाइव करेंगे। ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में थी कि अगर आप बामुशर्रफ हो जाएं तो नैब से इम्यूनिटी है और अगर आप बेमुशर्रफ रहें तो नैब आपके पीछे है। इस वक्त भी मैं आपके सामने जी आप इसमें फाद साहब डेफिनेटली देखिए कामरान साहब, जी फरमाइए। हेलीकॉप्टर केस इस वक्त पेंडिंग है। बनी गाला का मकान जो है उसकी रेगुलराइजेशन का केस पेंडिंग है। पूरे पाकिस्तान में गरीबों की दुकानें, उनके मकान गिरा दिए गए चूँकि गैर कानूनी तामीरात थी। 300 कनाल का महल खड़ा है और रोज़ाना एक अर्जदाश्त होती है कि जनाब इसको रेगुलराइज कर लें। बिलियन ट्री प्लांटेशन का केस पेंडिंग है। खैबर बैंक का केस पेंडिंग है। एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में 90 करोड़ रुपए खर्च करके बंद कर दिया गया। क्या किसी ने सवाल पूछा है कि जनाब ये 90 करोड़ रुपए किसके थे, आपने किस तरह बनाया और किस तरह इसको वाइंड अप कर दिया गया? मालूम जब्बा, अलीमा खान का केस। जी पॉइंट नोटेड। फाद साहब ये बताइएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज पे, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पे
इतना टफ टाइम PMLN पे भी आया और अब PMLN पे दोबारा है, पीपल्स पार्टी पे इस किस्म के टफ टाइम्स आए, लेकिन हर बार ये जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं दोनों कम से कम ये स्टीयर थ्रू कर जाती हैं और फिर ये उससे इमर्ज कर जाती हैं, वक्ती तौर पे ज़रूर प्रेशर में आती हैं। क्या मुस्लिम लीग नून का आप सर्वाइवल और उनका एक रीइमर्जेंस आपको नज़र आ रहा है, कोई दोबारा री इनकार्सनेशन अगर उस तरह की हम देखें तो? कमरान साहब अगर तारीख पे नज़र डालें तो PMLN ने मुश्किल औकात जो हैं वो देखे हैं और उसमें सर्वाइव किया है। एहसान इकबाल साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये पहली बार नहीं है, लेकिन मुझे इसमें इस बारी एक फ़र्क नज़र आता है और वो फ़र्क ये है कि जब भी इससे पहले PMLN को मुश्किलात का सामना पड़ा और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो जो इक्वेशन थी बड़ी सिंपल थी, एक तरफ आमिर था, एक तरफ जमहूरी कुव्वतें थी, बिल्कुल क्लियर लाइन्स थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो क्लियर लाइंस ब्लर हो गई हैं और एक तरफ जमहूरी पार्टी है, दूसरी तरफ भी जमहूरी पार्टी है और इस्टेब्लिशमेंट कोई गेम कर रही है। तो वो जो क्लियर डिवाइड था कि राइट एंड रॉन्ग, आमरीत बमुकाबिल जमहूरियत, वो इस बार ब्लर हो गया है फॉर सम रीज़न। इससे एक नया चैलेंज आया है। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है, देखें आज की मुस्लिम लीग नून को आप देखें तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त कौन है? इस वक्त एहसन इकबाल हैं, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी हैं, इस वक्त मरियम औरंगजेब हैं, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल हैं। ये 4-5 लोग हैं जो जमात को चला रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छे आपने लोगों के नाम लिए, बड़े अच्छे ये फॉर्मिडेबल हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। एहसन इकबाल साहब ये बताइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है ये फाज साहब ने कि इस दफ़ा सामने कोई मिलिट्री डिक्टेटर या कोई डिक्टेटर नहीं है, बल्कि इस दफ़ा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि आप पे, जिसके ज़माने में आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं और आपके लोग पकड़े जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कामरान साहब, इसमें एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ छुपी हुई है। ये हुकूमत अपना एजेंडा पूरा करने के लिए बार बार धौंस ये दे रही है कि हमारी पुश्त के ऊपर फ़ौज खड़ी है, हमारी पुश्त के ऊपर अदलिया खड़ी है। उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा जो इस हुकूमत का है, उसके पुश्त के ऊपर वो 2 कौमी इदारों के नाम को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि जहाँ पर सियासी कारकुनों में या लेकिन एहसन साहब, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के लिए तो ये अच्छा है, हमारे बैकग्राउंड में तो अच्छा है कि खुद गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि फ़ौज हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो लोगों के लिए अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे इंस्टीट्यूशंस और इलेक्टेड गवर्नमेंट मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे पहले तो शिकायतों की आवाज़ें आती रही हैं, ये तो एक अच्छी बात है सर। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट थी कि PTI के मैनिफेस्टो के पीछे फ़ौज खड़ी है या अदलिया की उन्हें सपोर्ट हासिल है, ये एक बहुत ख़तरनाक स्टेटमेंट है। फ़ौज का और अदलिया का नेशनल एजेंडा के साथ या एक नेशनल गवर्नमेंट के साथ जो आइन और कानून के तहत ताल्लुक़ है, वो तो एक लेजिटिमेट ताल्लुक़ है। लेकिन ये तासुर देना कि एक आपके पास अनक्वालिफाइड सपोर्ट है, जिसका एक असर या एक तासुर ये भी निकल सकता है कि ये जो कुछ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, खुदा न खास्ता इनके पीछे कहीं उन इदारों का किरदार तो नहीं, उससे उन इदारों की साख पे नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हुकूमत इस वक्त दरअसल अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फॉलो कर रही है। उसके पास कारकर्दगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ पॉपुलिस्ट मेथड्स के ऊपर रिलाई कर रही है कि किसी को पकड़ लो, 4 दिन अखबारों की और टॉक शोज़ की जीनत बने रहेगी, किसी की गिरफ्तारी वो एक उनको मौजू मिल जाएगा, फिर उसके बाद कोई और इस किस्म का हथकंडा कर लो। मुल्क की गवर्नेंस दिन ब दिन चौपट हो रही है, इकोनॉमी दिन ब दिन चौपट हो रही है, बेयकीनी बढ़ती जा रही है। डेफिनेटली इश्यूज है। फाज साहब ये बताइएगा कि चाहे जितना भी कहें प्राइम मिनिस्टर, चाहे सही भी हो कि आज़ाद इंडिपेंडेंट नैब अपना काम कर रही है, FIA अपना काम कर रही है और बाकी सब अलहदा अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन PTI के लिए, इमरान खान के लिए, उनके लोगों के लिए इसमें क्या उनके लिए सहूलियत है, उनको क्या इससे फ़ायदा हो रहा है, या उनका इससे क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो हैं, जो कि अब 1 साल के अंदर होंगे, वो टारगेट है, या पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जो है वो टारगेट है? कमरान साहब, मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि PTI एक बड़ी आसान विकेट पे खेल रही है, एक ऐसे स्टेडियम में जिसमें क्राउड भी उनका अपना है, अंपायर भी उनका अपना है और फील्डर भी कोई नहीं है, और इसके बावजूद उनको चौका लगाने में कुछ थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मेरा ख्याल है
हमें ये नजर आ रहा है कि 110 दिन के बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह का मोमेंटम बनना था पीटीआई का, वो नहीं बन पाया। और मुझे इस बात में कुछ वजन नजर आ रहा है कि पीटीआई के कुछ हलकों में ये बात जरूर जिक्र हो रहा है कि अगर हमें अपने आप को कंसोलिडेट करना है और हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को लाना है कि हम लेजिस्लेशन थ्रू कर सकें, तो हमें कुछ ना कुछ दिनों में कोई नया इनिशिएटिव लाना पड़ेगा। और उसमें जब प्राइम मिनिस्टर ने उस इंटरव्यू में जब मिड टर्म इलेक्शंस की बात की थी, तो मुझे लगता है कि उनके बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर कुछ है कि अगर इस तरीके से मेरा मोमेंटम बिल्ड ना हुआ तो फिर मैं किसी वक्त में यकदम एक नया वसीम अकरम इंट्रोड्यूस करके मैच को चेंज करने की कोशिश करूंगा। ऐसा साहब ये बताइएगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, मजबूर होगी पीटीआई इमरान खान के ऑपोजिशन से रुजू करे, क्योंकि कोई लेजिस्लेशन पॉसिबल नहीं है, कानून साजी पार्लियामेंट में नहीं हो सकती, इतने क्रिटिकल इश्यूज हैं, ऑपोजिशन को साथ लेके चलना है। तो जब ये दरवाजे पे नॉक करेगी पीटीआई आपके इन चीज़ों के लिए, तो क्या अब रिस्पांस होगा पीएमएलएन का अब इस एक्सपीरियंस के बाद जो पिछले 2-3 महीने में आपसे गुजरा है, जिससे आप गुजरे? देखिए कामरान खान साहब, आपने शुरू में कहा कि पीएमएलएन का एक म्यूटेड सा रोल नज़र आ रहा है। वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। हमने बहुत दफ़ा कहा है, बार बार कहा है कि हम इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहते। हम इसको इतना टाइम और मोहलत देना चाहते हैं कि इनकी नाकामी लोगों के ऊपर पूरी तरह आश्कारा हो। और मैं फिर इस मौके पे ये ज़रूर कहूँगा कि नैब के चेयरमैन ने अभी पिछले दिनों एक तकरीर की ईवान सदर में, और उन्होंने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि हम बिला इम्तियाज़ एहतसाब को आगे लेके जाना चाहते हैं। हियर इज़ ए क्वेश्चन फॉर चेयरमैन नैब। जनाब चेयरमैन नैब साहब, आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा कि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड मिसाल कायम करें, अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर जेआईटी के सामने पेश हो सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों नहीं नैब की इंक्वायरी के लिए तलब किए जा सकते? आप उन्हें तलब कीजिए। उनकी हमशीरा के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। 90 करोड़ रुपया इस कौम का डिकार मारे बगैर एहतसाब कमीशन का ख़त्म कर दिया। यहाँ तो 5-10 करोड़ के लोगों को आपने तल दिया है। 90 करोड़ रुपया एक हुकूमत ने उड़ा के ख़त्म कर दिया एहतसाब के नाम पे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये किस किस्म का एक तरफा एहतसाब है? अगर ये इस तरह अपोजिशन के खिलाफ टारगेटेड रहेगा और ये हुकूमत के तमाम लोग बचे रहेंगे, तो माफ़ कीजिए, इसको कोई एहतसाब तस्लीम नहीं करेगा। इसको इंतकामी कार्रवाई और सियासी एजेंडा तस्लीम किया जाएगा। इसलिए चेयरमैन नैब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अब ऑपोजिशन के कड़ाके निकाल दिए हैं, अब हुकूमत की तरफ तवज्जो कीजिए। चले मान लिया एहसन इकबाल साहब ने कि ऑपोजिशन के कड़ाके तो चेयरमैन नैब ने कम से कम निकाली दिए। बहुत बहुत शुक्रिया फाद हुसैन साहब। जनाब एहसन इकबाल, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं। हमने बड़ी कोशिश की इस प्रोग्राम के ज़रिए और कहा कि ये बहुत बड़ा बहरान है कराची के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। यहाँ पे कसीरुल मंजिला इमारत पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी थी 1.5 साल से ज़ायद अरसे में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये पाबंदी ख़त्म कर दी है और ये एक बारिश की पहली बूंद है कराची में, जहाँ कहत है माशी इस वक्त, उसके लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। तवील अरसे के बाद कराची की मईशत कारोबार के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है और काफ़ी अच्छी खबर आई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 मंजिलों से ऊंची बिल्डिंग बनाने पर जो पाबंदी आयद की थी, जो कसीरुल मंजिला इमारत पर पाबंदी थी, उसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस लिया और कहा कि तामीराती क़वानीन के मुताबिक कसीरुल मंजिला इमारत बनाने की अब इजाज़त है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस आकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद की दरख्वास्त की समाअत की और तामीरात दोबारा जारी करने का हुक्म दे दिया। कराची में कसीरुल मंजिला इमारत से वाबस्ता अरबों रुपए की तामीराती सनत 18 महीनों से बिल्कुल साकत है। पिछले साल 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कराची में ये पाबंदी इसकी आगाज़ किया था, जिसके बाद से मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। इस हवाले से मुंसलिक 40 से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुंजमद हैं। कराची की मईशत का पहिया जो है वो इस वजह से, क्योंकि कराची की मईशत, पाकिस्तान की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा तामीराती इंडस्ट्री है, तामीराती सनत है, कराची उसका मरकज़ है और उस हवाले से ये पाबंदी का एक बहुत बड़ा असर था, जो कि अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसका फैसला दिया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने बड़ी शिद्दत से, बहुत शिद्दत से पिछले पूरे 1 साल कैंपेनिंग की है। इस बात को उजागर किया है कि ये पाकिस्तान की और कराची की मईशत की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की कराची की रियल एस्टेट और तामीराती इंडस्ट्री। और आज हमें खुशी है कि हमारी इस कैंपेन का नतीजा निकला।
कराची में कंस्ट्रक्शन के काम का डब्बा गोल हो चुका है। हज़ारों लोग जो कंस्ट्रक्शन के काम से मुंसलिक थे वो बेरोज़गार हो चुके हैं। दर्जनों इंडस्ट्रीज़ जो कंस्ट्रक्शन के काम से मुंसलिक थी उनके कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। कराची की मजबूरी सूरत हाल इस हवाले से यकीनी तौर पे तशवीशनाक है। 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत 2 मंजिल से ज़्यादा इमारत बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। जो मंसूबे थे वो अपनी जगह रुक गए हैं, जो सरमायाकारी आई थी वो रुक गई है, और साथ ही हज़ारों रोज़गार जो तामीरात से मुंसलिक थे वो खतरे में नहीं पड़ गए, बल्कि वो रोजगार खत्म होने शुरू हो गए हैं। अरबों रुपए की तामीराती सनत 16 महीनों से बिल्कुल साकत नजर आती है। कंस्ट्रक्शन का काम का डिब्बा गोल है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मुलाजमतें सीमेंट, स्टील, लकड़ी, इलेक्ट्रिक और दीगर तामीराती अशिया की कम अज़ कम 27 सनतें सख्त मुश्किल में हैं। कराची में 300 ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट पे काम रुका हुआ है। 800 से 900 अरब रुपए की सरमायाकारी ठप हो चुकी है। शहर में 18 महीने से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। तामीराती काम मुंजमद होने की वजह से इनसे मुंसलिक 25 लाख लोग मुतासर हो चुके हैं। इससे बढ़ के क्या ट्रेजेडी होगी इस शहर के साथ। इंतहाई पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिस पर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची की तामीराती इंडस्ट्री शुक्रिया अदा कर रही है, और जाहिर है कि जो इस हवाले से मामलात हैं वो यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस मौजू में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन शेखानी, जो साबिक चेयरमैन रहे हैं आबाद के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब। ये तो आपकी उम्मीद बराई, एफर्ट काम आ गई, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बाखिल, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो कामरान भाई आपका और आपके इदारे का शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरह इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया और पूरा साल डिफरेंट टाइम पे हर वक्त इसको आप लेके चलते रहे और इस इशू को उजागर करते रहे। आपका, हमारा, पूरे शहर का, पाकिस्तान का इशू था। अब तो ये हो गई ना इजाज़त, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें मिसाल के तौर पे बिल्डिंगें कैसे बननी शुरू होंगी, क्या क्या होगा? देखें, हमारे तकरीबन 300 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव होके बिल्डिंग कंट्रोल में पड़े हुए। ओके, अच्छा, अगर अप्रूव्ड है तो पड़े हुए क्यों है? इसलिए कि उस पर उन्होंने पानी की एनओसी की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और उन्होंने कहा था कि पानी की एनओसी 300 प्रोजेक्ट्स बिल्कुल रेडी पड़े हुए। अच्छा, और उसको सारे मल्टी स्टोरीड है? सारे मल्टी स्टोरीज है। इसमें 4 स्टोरी भी है, 8 स्टोरी भी है, 20 स्टोरी भी है, 30 स्टोरी भी है। डिफरेंट सेक्टर के जोनिंग के हिसाब से हर एरिया में ये प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। और कम से कम सर एक प्रोजेक्ट 150 अरब रुपए का होता है। तो आप समझे 300 प्रोजेक्ट 450-500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स 18 महीने से मुंजमद है। सही है। अच्छा, अब ये बताइए मोहसिन भाई कि जब आप जाएंगे बिल्डिंग कंट्रोल में, तो जो बिल्डिंग कंट्रोल हम जानते हैं, जो हुकूमत सिंध जानते हैं, आप अप्रूवल के लिए जाएंगे, बोले भाई मेरी अप्रूवल दे दो, वो बोलेगा 50 लाख रख दो, वो कहेगा भाई 70 लाख रख दो, आपका बिल्डर कहेगा कि अच्छा यार 1 फ्लोर और दे दो, अच्छा यार ये पार्किंग के अंदर मैं करूँगा, इसका फिर देख लेना। फिर वही दुकान खुल जाएगी, फिर वही चक्कर शुरू हो जाएंगे। फिर वो कहेगा कि जाके आप उसकी एनओसी लाओ, वो कहेगा यार 50 लाख रख दो, वो कहेगा यार 50 लाख रख दो। ये फिर करोड़ों अरबों रुपए जमा होने शुरू हो जाएंगे, फिर पता नहीं कौन से जाली अकाउंट्स में जमा होने शुरू हो जाएंगे। सर मैं समझता हूँ इस दफ़ा अभी हम आबाद में एक प्रोग्राम करके आए और शुक्र अदा किया अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें दोबारा इस काबिल और इस फैसले से कि ताकि और लोगों को एक अवेयरनेस दी है कि जैसे हमने वाटर बोर्ड में एनओसी जमा की थ्रू आबाद, हमने 1 रुपया नहीं दिया, हमने कहा एनओसी आबाद के थ्रू जाएगी और सबको देंगे। हम चाहते हैं कि ये 1 विंडो ऑपरेशन हो, ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट हो, ये मैन टू मैन कॉन्टैक्ट खत्म हो, ये करप्शन की दुकानें खत्म हो, ये अरबों रुपए। अच्छा, ये तो बताइए, देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अगर इसके 50-60-70% पे भी अमल हो गया, आबाद ने अपने और अपने मेंबर्स को इस अज़म में बांध लिया, तो ये तो गेम चेंजर है। क्यों इसके लिए तैयार हैं आपके मेंबर्स? हमारे मेंबर तैयार हैं सर। 18 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत सारी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस पता चला कि अगर ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी तो हम सब भी इसी से मुंसलिक है। हमारा टोटल एक्सपीरियंस यही है। हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो और कोई रास्ता नहीं, कराची के लिए हम तबाही करके जाएंगे। हम सब यही सोच रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 1 विंडो ऑपरेशन के लिए हम बात करें, आबाद के थ्रू बात करें, जो कोई भी अगर कोई पैसे मांगता है तो उसको खुल के हम फेस करें। और हम खुल के इसके लिए हमें नैब की और दूसरे इदारों की भी ज़रूरत होगी ताकि ये बाद में ना पकड़े।
मतलब जो 4 साल बाद आज हम अपने इदारों को क्यों नहीं सही कर सकते? आज हमें जरूरत है कि हम पूरे सिस्टम को सही करें। पूरी दुनिया में ऑनलाइन पे अप्रूवल्स होती हैं, यूटिलिटी ऑनलाइन होती है। सीडीसी की तरह हमने प्रपोजल दिया हुआ है, हमारी लीजें कर दो। एक एक लीज के लाखों रुपए मांगते हैं सर, एक लीज के। इस हद तक करप्शन और इदारों में कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारे पैसे लगे होते हैं, जब टाइम लिमिट की बात आती है तो आदमी के पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहता है यार 50 लाख दे के हम अपना काम करा ले ताकि हम सरवाइव करें। लेकिन इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम सब लोगों ने एक आवाज़ होके इस बात पे एग्री किया है। ये बताइए कि आबाद की जो कमिटमेंट है असल, वो तो है उसके इन्वेस्टर्स की जानिब से। वो लोग जो कि उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, फ्लैट बुक कराते हैं, दुकान बुक कराते हैं। देखिए, इससे पहले बहुत ही बुरी सूरत हाल रही है। आपके मेंबर्स ने अपने जो मेंबर्स जो उनके पास इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है, हर एक ने नहीं किया है, लेकिन बहुत लोगों ने जो है वो बहुत बुरा सलूक किया है। आप अपने आप को, अपने अंदर से अपने आप को कैसे रिफाइन करेंगे? आपका मेंबर जाके जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल से रिलैक्सेशन ना मांगे, वो वायलेशन को इग्नोर करने का ना मांगे, वो सही काम के भी पैसे ना दे। ये यहाँ तक हो गया था कि वो अप्रूव्ड प्लान के लिहाज से भी बना रहा है तो वो काका कहता है कि भाई 1 करोड़ रुपए तो छोड़ जा। हर सूरत में पैसे देने थे। हमारा कोई भी नक्शा जो कानून है उसके मुताबिक ही पास होता है, उससे अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, उसके बावजूद पैसे देते हैं सिर्फ टाइम के जल्दी पास हो जाए, स्पीड मनी के। हम चाहते हैं अब ये सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। हम ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करें। इदारों के काम है, नैब का काम है, गवर्नमेंट का काम है, इसमें हमें सपोर्ट करें। मीडिया का काम है, उसमें हमें सपोर्ट करें हम, ताकि अपने मेंबर को भी जो कानून के मुताबिक है वो भी वही बनाए और उसमें रिश्वतें ख़त्म हो और मेरिट हो और कंपटीशन हो, मतलब क्वालिटी कंपटीशन हो। ये ना हो कि मैं ज़्यादा वायलेशन करके कंपटीशन कर लूँ। अच्छा, ये अब सिर्फ यही नहीं है, और भी मसाइल हैं ना हमारे इस शहर के, हमारे सूबे के, हमारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। दूसरे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एतराज़ात हैं, उन पे मसाइल हैं, ये हैं, मगर रिजॉल्व होना चाहिए ना इसी स्पिरिट में जैसा कि आपका है। और जो जहाँ पे जो मसाइल हैं, जो मसले हैं, उसको फाइन करें या जो कुछ भी उसका। मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली आम लोगों को क्यों परेशान होना चाहिए? आम लोगों से अगर ये अरबों रुपया फंस गया सर, अरबों रुपया मंजमद हो गया, तो फिर ये इंडस्ट्री 5 साल तक नहीं उठेगी। आपकी सर्कुलेशन होती है मनी की मार्केट में, जिस तरह आपके डिफरेंट चीज़ें चल रही होती है, एक ऑफिशियल अमाउंट होती है, बाकी एक सर्कुलेशन होती है, ग्रे मनी भी चल रही होती है। हमने तो यहाँ तक प्रपोजल दिया है कि ये जो 80% या 70% जब हम प्लॉट लेते हैं कि वाइट ऑफिशियल मनी, एक आपकी FBR मनी, एक DC वैल्यू, एक एक्चुअल वैल्यू, तो हम खुद ही गवर्नमेंट को पता है 3 वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि 60% हम ब्लैक पैसा ले रहे हैं ना। तो आपने तो क्रिएट किया हुआ, हमने कहा 1% ड्यूटी कर ले, पूरे पैसे ड्यूटी लगाए ताकि ये ख़त्म हो। हमें बैठ के इन चीज़ों को ख़त्म करना है कि एक्चुअल वैल्यू पे आ जाए, ड्यूटीज़ कम करें, उसको ऑफिशियल सब चीज़ों को करें ताकि लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, हमारी आने वाली नस्लें सही काम कर सके, हम कुछ बेहतर करके जाए ताकि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अज़ाइम हैं। अल्लाह आपको वाकई इसको इस मामले में कामयाब करे। शहर क्या, कराची का तो भला होगा, पूरे पाकिस्तान का भला हो जाएगा। कमर्शियल ब्रेक। आज सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल ये वाज़े कर दिया कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत सिंध इस सिलसिले में दरख्वास्त लेके गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनकी जो लोग डिसलॉज हो रहे हैं इनकी बहाली का प्लान लेके आएँ। तजावुज़ात जो गैर कानूनी तौर पर दुकानें बनी हैं, फुटपातें बनी हैं, इस पर जो तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। घरों को बहरहाल उन्होंने कहा है कि उनको नहीं गिराया जाए, उस पर फिर अलहदा से गौर किया जाएगा। ये बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, छोटे से वक्फे के बाद। कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। सिंध हुकूमत की इस हवाले से पिटीशन जो आज हुई थी कि इस काम को फ़िलहाल रोका जाए, उसको मुस्तरद किया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत सिंध से कहा है कि वो मुतासरीन को बहाल करने के लिए, उनको नई जगह पर ले जाने के लिए एक नया प्लान दे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमे के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर आप समझते हैं कि हम कार्रवाई रोकने का हुक्म देंगे तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मौके पे एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने आज सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि 4 हफ्ते का वक्त दे दें, इस मसले का हल निकाल लेंगे। इस पर जस्टिस जनाब एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए, अगर तसलसल टूट गया तो फिर कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल साहब आगे की बात करें,
आप लोग मुश्तरका लाहे अमल कब बनाएंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि अब अगर ये काम रुका तो कल यही लोग एम्प्रेस मार्केट में दोबारा आबाद हो जाएंगे। कराची में तो नालों पर भी इमारत बनी हुई है, इसका क्या होगा? एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस की तवज्जो दिलाई कि सिंध हुकूमत को रोजगार का मुतबादिल निज़ाम का सोचना होगा। हुकूमत लोगों को जल्द आबाद करना चाहती है, कम अज़ कम 2 हफ्ते में हम मंसूबा बना लेंगे, ये सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि फुटपाथ और सड़कें क्लियर कराने का हुक्म वाज़ेह था। मेयर कराची वसीम अख्तर कह रहे हैं कि कोई घर नहीं तोड़ा गया, वो सिर्फ छज्जे और गैर कानूनी दुकानें तोड़ रहे हैं। अदालत में मौजूद मेयर कराची वसीम अख्तर ने बताया कि खुद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने एडवोकेट जनरल को चैलेंज किया कि कोई एक मकान बता दे जो तोड़ा गया हो। एडवोकेट जनरल सिंध ने चीफ जस्टिस से अपील की कि आप मेयर कराची को 4 हफ्तों के लिए ऑपरेशन रोकने के लिए कहें। मेयर कराची बहुत तेज़ी से तजावुज़ात गिरा रहे हैं और ये उनकी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने ये भी रिमार्क दिए, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हम क्यों रोके? अदालत ने मुतबादल इंतज़ाम करने से कब मना किया है? आप मिल बैठे, खुद तय करें और कल सुबह मेयर कराची, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत इस हवाले से प्लान पेश करें। प्लान ये कि जो लोग डिसलॉज हुए हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे जवाब मांगा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस नई डेवलपमेंट में बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। गोया के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहना है, यही आज सुप्रीम कोर्ट की मंशा, हुक्म और इंदिया था। बिल्कुल ऐसे ही था कामरान साहब कि जो पहला ऑर्डर था मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन से खुश थी और हमारे साथ मुत्तफिक थी। जो हमने अपना एग्जीक्यूशन का प्लान सबमिट कराया था, हमारा मैंडेट जो गिवन मैंडेट है वो वसीम अख्तर साहब वो तो जो आपने अब तक किया है वो तो सारी दुनिया देख रही है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया। यकीनन अगर उस पर कोई आपने सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म था उससे रूगर्दानी की होती तो आज सुप्रीम कोर्ट आपकी क्लास लेती और फिर उस हवाले से फिर आपको जवाब देना पड़ता। गोया कि वो कह रहे हैं कि आप अहकामात के हवाले से काम कर रहे हैं और इसको आपको जारी रख रहे हैं। अब क्या रह गया है वसीम अख्तर साहब, ये बताइएगा। इतने अरसे से ऑपरेशन हो रहा है और अनगिनत तजावुज़ात गिराई गई हैं, बचा क्या है? कामरान साहब 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची में, 108 सड़कें हैं KMC की, फुटपाथों पे बेदर्दी से इंक्रोचमेंट है, नालों पे भी इंक्रोचमेंट है, पार्क्स पे भी है। बहुत सारे पार्क्स अभी बचे हुए हैं जहां हम नहीं पहुंच सके। हमारे पास एक तो जो इक्विपमेंट है उसकी शॉर्टेज है, फंड्स की शॉर्टेज है, इसलिए थोड़ा सा डिले भी हो रहा है चीज़ों में। जो पार्क्स पे बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं वहाँ हमने कोशिश की थी तो कुछ कोर्ट से स्टे भी लेके आ गए, उस इशू को भी हमने सामने रखा। तो इंशाल्लाह कल भी हम सामने रखेंगे और उस पर रिलीफ मिलेगा। अच्छा, अदालतें अगर ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो रही है तो क्या निचली अदालतें आपके एक्शन के खिलाफ स्टे दे देती हैं? क्या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं, पुराने कुछ लिटिगेशन हैं, जैसे बाग इब्न कासिम पे एक बिल्डिंग आपने पुरानी सी देखी होगी जो आधी गिरी हुई है, उस पे एक कोर्ट ने जो कि पुराना केस चला आ रहा था उस हवाले से हमें रोका है। और आइकॉन के बराबर में आपने एक देखा होगा मस्जिद के साथ बाउंड्री वॉल खिंच गई है, नाजिर वहाँ बैठा हुआ है, वो पाक की जगह है, वो भी लिटिगेशन में है। तो ये दोनों इश्यूज हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। नहर ख़याम पे एक बिल्डिंग आपने देखी होगी, वो इशू भी हमने सामने रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, चाहे वो स्टे के हवाले से हों, उनके नंबर्स मांगे हैं पिटिशंस के, तो हम कल वो सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो आई एम श्योर कोर्ट जो है वो हमारे फेवर में डिसीजन देगी, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हुआ हुआ है कि यहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए, पार्क्स, नाले और फुटपाथ्स। तो वसीम अख्तर साहब, लेकिन आज जो है कोर्ट ने बड़ी शिद्दत से बात कही है कि इन लोगों को
रीलोकेट करके इनको आप मुतबादिल जगह फराहम करें। इसके लिए बड़ी शिद्दत से हुकूमत सिंध से बल्कि वफाकी हुकूमत से भी उन्होंने कहा है, आपसे भी कहा है। तो सुबह 8:30 बजे ये रिपोर्ट पेश करनी है, तो काम हो गया है इस पर? बिल्कुल, अभी मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके ही आ रहा हूँ। हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, बल्कि जहाँ तक KMC का ताल्लुक़ है, हम तो 2 दिन पहले ही रिपोर्ट तैयार करके बैठे थे, क्योंकि हमने रिहैब का काम शुरू कर दिया था। हमारे पास जितनी दुकानें हैं इंशाल्लाह हम अच्छी खासी तादाद में उन लोगों को ऑल्टरनेट दे देंगे। बाकी जो बच जाएंगे वो हमने प्रपोजल्स सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कल सबमिट कराने हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सिंध गवर्नमेंट भी पाबंद है कि उन जगहों पे इनको ऑल्टरनेट दे। तो मैं समझता हूँ कल काफ़ी हद तक मामला रिजॉल्व हो जाएगा और जो लोग डिसलोकेट हुए हैं उनको भी एक रिलीफ मिलेगा कल। यकीनन ये तो अच्छी बात होगी। ये बताइएगा कि एक और ऑपरेशन अब चल रहा है जो आज शायद शुरू भी हो गया है, जो सर्कुलर रेलवे पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाना है, और ये सबसे टीडियस बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। इस पे काम चल रहा है और इस पे काम चलता रहेगा। ये बहुत ही, मगर आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि घरों को आप ना गिराएं, तो अगर इस रास्ते में घर आए तो फिर वो आपके इससे मुबर्रा होंगे इस एक्शन से। अगर एमिनिटी पार्क्स और नालों पे अगर घर बन गए हैं तो उनको 15 दिन का नोटिस देंगे, उनको भी रिमूव करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट पाबंद हैं कि उनको ऑल्टरनेट दें जहां तक रेजिडेंट्स का मामला है। मगर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उसको हम गिरा रहे हैं, चाहे वो नालों पे हो, पार्क्स में हो, फुटपाथों पे हो, उनको हम गिराएंगे। एमिनिटी प्लॉट्स पे अगर कारोबारी तो जगह बना दी है, कारोबार कर रहे हैं या रेजिडेंट्स हैं। रेलवे ट्रैक तो किसी भी सूरत में किसी भी तामीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो तो एमिनिटी से भी एक ऊपर आगे की चीज है, वो तो रेलवे ट्रैक है। बिल्कुल सही, उस पर तो फिर एक्शन होगा। बिल्कुल सख्ती से कोर्ट के ऑर्डर पे अमल होगा, उनको रिमूव करेंगे। जो रेलवे की मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि वो उनके पास जो दूसरी लैंड है रेलवे की वो उनको अकोमोडेट भी करेंगे। तो इस पे फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट भी हिस्सा डालेगी, आई एम श्योर, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं और बहुत तेज़ी से इस पे काम आगे बढ़ रहा है। देखिए कामरान साहब, कराची पे 2 कराची और बना दिए गए हैं जो असल कराची था। इंक्रोचमेंट इतनी हुई है कि पूरा कराची एक कच्ची आबादी नजर आता है आज। तो ये हम कब करेंगे ठीक? इसमें सारे महकमे इन्वॉल्व रहे हैं इस इंक्रोचमेंट में। अच्छा ये बताइएगा कि एक मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट का, लगे हाथ, तो ये बताइएगा कि सारी सफाई हो रही है, हर चीज़ जो है वो बाकायदा, वो इंक्रोचमेंट्स गिर रही हैं, हट रही हैं। तारीख में कभी कराची में ऐसे नहीं हुआ। ये ऑयल टर्मिनल जिसके लिए 6 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, ये अपनी जगह कायम है। ये हुई ना बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखोगे कि ये भी रिमूव हो रहा है। ये अपने जो जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल है उसमें जाने शुरू हो गए हैं। सिर्फ ऑयल कंपनीज का डिले है कि अपने वो डेस्क वहाँ का बनाएं, ताकि जो ऑयल कंपनीज का जो तेल जाता है वो टैंकर्स जो हैं उनके जो ओनर्स हैं वो वहाँ से अपना ट्रांजैक्शन शुरू कर सकें। डिले सिर्फ ऑयल कंपनीज की वजह से हो रहा है, मगर उनको भी पाबंद कर दिया। बहुत जल्द आप देखोगे कराची के ऑयल टैंकर्स जो हैं वो जुल्फ़िकाराबाद मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये खुशखबरी है कराची के लिए। चले, एक्सीलेंट। ये भी बता दीजिए कि ये जो इससे पहले भी आपसे बात हुई है कि तजावज़ात है, इसका कचरा है, जो जगह खाली हो रही है, साफ हो रही है, उनको रिहेबिलिटेट का उसको रिफर्निश करने के लिए, उसको रिफर्बिश करने के लिए उस जगह को बेहतर से बेहतर बनाने के दोबारा ना आ सके कोई, उसको इंश्योर कैसे कर रहे हैं? कामरान साहब, हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है सदर में और एम्प्रेस मार्केट के चारों तरफ रिहेबिलिटेशन का। फुटपाथों पे काम शुरू हो गया है, पैच वर्क इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हमने प्रपोजल सिंध गवर्नमेंट को दिया है कि हमें फंड्स की ज़रूरत है ताकि हम सदर के एरिया को, साउथ के एरिया को रिहेबिलिटेट कर सकें। पूरे कराची में जो 6 डिस्ट्रिक्ट में इंक्रोचमेंट रिमूव होगी उसके लिए अलग हम डिमांड कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से, ताकि हमें वो सपोर्ट करें फाइनेंशियली। एक अच्छी शक्ल कराची की निकल के आए, फुटपाथों को फिर से बनाया जाए, उसको रिफर्बिश किया जाए।
तो इसमें हमारी कैपेसिटी नहीं है KMC की। आई एम श्योर कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये रिपोर्ट रखेंगे हम, और मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ से कोई फैसला आएगा और जो पाबंद करेगा सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि कराची को रिहेबिलिटेट करने के लिए फंड्स जो दरकार हैं उनको इशू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ तो ऑपरेशन हर सूरत में जारी रहेगा, लेकिन जो लोग इससे मुतासर हुए उनकी बहाली का अमल भी सुप्रीम कोर्ट खुद इंश्योर कर रही है। वफाकी हुकूमत तक से कह दिया है सिंध हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। बाकी जो KMC ने अपने तौर पे किया है वो हमें मेयर वसीम अख्तर बता रहे थे। हर आदमी जो डिसलोकेट होगा, जिसकी दुकानें हटी हैं, जिसका कारोबार ख़त्म हुआ है, ये कराची की शहरक है, माशी शहरक का ये मामला है। ये अब सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में इंश्योर करेगी कि ये लोग डिसलोकेट जो हुए हैं ये रिहेबिलिटेट हो जाए। मगर वो जो इलाका साफ़ हुए हैं, जो तजावुज़ात से पाक हुए हैं, उनको हर लिहाज से बिल्कुल पाक रखना है और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। कराची का सर्कुलर रेलवे ट्रैक भी हर सूरत में साफ़ होगा, जैसे कि वसीम अख्तर साहब ने आपको बताया। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। अमेरिका से एक मनफी खबर आई है, वहाँ से कहा यह गया है कि इस किस्म की रिपोर्ट्स आती रहती है कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी की वो मेराज नहीं है, वो मिसाल नहीं है जो अमेरिका की ख्वाहिश है, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका ने पाकिस्तान को उन फहरिस्तों में शामिल कर दिया है जो कि इस मामले में ब्लैक लिस्ट समझी जाती है। वो भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाकिस्तान को उसमें डाल दिया। इसके क्या असरात होंगे जानते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आज अमेरिका ने अक़लियतों से नामुनासिब रवैये और मजहबी आज़ादी ना देने का इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को उन कई अहम मुल्कों के साथ ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसके लिए अमेरिका ब्लैक लिस्ट बनाती है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पो ने कांग्रेस की मुरतब करदा सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनके हवाले से खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था मजहबी आज़ादी के हवाले से। इन ममालिक में इस साल जनवरी में अमेरिका ने चीन, ईरान, शुमाली कोरिया, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और सऊदी अरेबिया को एक वॉच लिस्ट में शामिल किया था और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एलामिया जारी किया था कि दुनिया के कई मकामात पर मजहबी आज़ादी के हक़ पर गैर मुनसिफाना सज़ाएँ दी जा रही हैं और कैद में रखा जा रहा है। अब अमरीका ने ताज़ा इक़दाम के तौर पर वॉच लिस्ट में शामिल इन तमाम मुल्कों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। गोया कि सऊदी अरब, चीन उन मुल्कों में शामिल हैं पाकिस्तान के साथ जो कि अब इस ब्लैक लिस्ट में होंगे। अमेरिका की जानिब से ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद वाशिंगटन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान पर इस्लाहात के लिए दबाव डाल सकेगा। वैसे इसके कोई बराह रास्त असरात नहीं होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अहम बात यह है कि अमेरिका की जानिब से एक्शन उस पर सामने आया जब हालिया दिनों में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती खातून आसिया बीबी की रिहाई का फैसला सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजबूती से इस फैसले के साथ खड़ी हुई है। इस पूरी मौजू पर बात करते हैं। वाशिंगटन जाएंगे जहां पर पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तनद और सीनियर बाखबर सहाफ़ी अखबार डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वाशिंगटन में, जनाब अनवर इकबाल मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। क्या हकीकत में इस फैसले की कितनी सिग्निफिकेंस है? हमें बताया गया है कि इसके कोई बराह रास्त बड़े असरात नहीं हैं। मैं भी देख रहा था जो कानून है उसको, उसमें ये तो लिखा हुआ है कि अगर इंतजामिया चाहे तो इक़्तिसादी पाबंदियां लगा सकती है इन मुल्कों पे, लेकिन पाकिस्तान में तो पहले ही इक़्तिसादी पाबंदियां लगी हुई हैं। अब मजीद अगर थोड़ी बहुत रह गई है तो वो भी बंद हो गई तो मैं नहीं समझता बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। असल में मेरा ख्याल है कि एक शतरंज की खेल है जिसमें जिस तरह मैटम में कैरेट और स्टिक दोनों इस्तेमाल हो रही हैं और उसमें अब पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। मुझे ये लगता है बज़ाहिर कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, इसमें कभी लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ी है, कुछ इधर से मज़बूत बयानात आते हैं और पाकिस्तान से भी मज़बूत बयानात आते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कल ये भी कहा था कि IMF से बातचीत में अमेरिका मदद करेगा और खुद इमदाद देने पर भी नजरसानी कर सकता है, लेकिन आज पर ये रेजिग्नेशन आ गई तो ये बिल्कुल एक लेकिन इससे पहले जो है वो कुछ बड़ी मुनासिब सी खबरें आई थी वाशिंगटन से। सबसे ज़्यादा तो प्रेसिडेंट ट्रंप का लेटर है जो कि टोन में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिससे पहले फिर कई इंपॉर्टेंट अमेरिकन जनरल्स ने पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस के हवाले से और पाकिस्तान को एक बेहतर पैकेज देने के हवाले से बात की है। तो माहौल तो कुछ इस किस्म का बन रहा था आज की इस खबर से पहले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये लग रहा था कि कोई पेशरफ्त तो ये है कि बात आगे बढ़ी है,
लेकिन अब अचानक ये हुआ। ये पैटर्न चल रहा है, ये लगता है कैरेक्टरिस्टिक का पैटर्न है। जो बात थोड़ी सी मदद बात की जाती है, थोड़ा प्रेशर लाया जाता है, थोड़ी मजबूत, लेकिन ये तो ज्यादा प्रेशर हो गया है। शायद तो ये ऐसा हो सकता है कि कोई मुतालबा मजीद किया हो उन्होंने, जिसको पाकिस्तान मानने से इनकार कर दिया हो। तो अभी लेकिन है ये जो लिस्ट वगैरह का मामला है, ख़ासतौर पे ये जो है ये पॉलिटिकल वेपन है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे एलाइज हैं जहाँ पे मजहबी आज़ादी तो छू के भी करीब से नहीं गुजरी, मगर वो इस लिस्ट में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। उस मतलब उनका कोई मजहबी आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान तो उनके मुकाबले में बहुत बेहतर मुल्क है। वो मुस्लिम इंडिया का जिक्र नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया में जिस तरह वो जो मुकद्दस कायम वाला इशू है और जिस पे से टैक्स होते हैं, इंडिया का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन साथ ही कि आज की लिस्ट में हम देखने के बाद क्लोज एलाइज भी शामिल है, जो सऊदी अरेबिया है। तो चाइना तो खैर नहीं पहले से, सूडान भी पहले से मौजूद था, लेकिन सऊदी अरेबिया को शामिल कर दिया इस पे। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अभी कोई गेम कुछ अर्से चलेगी, तो प्रेशर बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से एक ऐसे मोड़ पे लाया जाए जो अमेरिका को कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे वाशिंगटन से। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का खिताब होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।